कहते हैं राजनीति में जब भी कुछ होता है तो वह ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे भी कुछ वजह होती है और आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला होता है उसके संकेत छुपे होते हैं। इसी पे हम आज बात करेंगे। बात शुरू होगी मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के रिजल्ट से, और इसी पे बात करेंगे राकेश शुक्ल जी के साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से जानते और पहचानते हैं। राकेश जी, दतिया उपचुनाव का परिणाम आता है, कांग्रेस उम्मीदवार जीत जाता है। कहानियां शुरू होती हैं, बातें शुरू होती हैं, दिल्ली तक के दौरे शुरू होते हैं, मध्य प्रदेश के नेताओं का दिल्ली तक आना शुरू होता है। सबसे पहले बताइए, उस उपचुनाव के परिणाम ने मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या भूचाल लेकर आया है? देखिए, ये मोहन यादव जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये दूसरा उपचुनाव है। पहला उपचुनाव हुआ था इसी ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में विजयपुर सीट पे, और कद्दावर नेता थे रामनिवास रावत जी। वो चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। उनकी हार का भी मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, यही 6-7 हज़ार वोटों का था। और ये दूसरा उपचुनाव है दतिया का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फिर से हार का सामना करना। देखिए, हार जीत के समीकरण अलग अलग होते हैं। हार जीत का समीकरण जो दतिया में था वो मुझे लगता है नाराज़गी थी। और दतिया और विजयपुर, इन दोनों सीटों की हार के पीछे यदि आप कारण देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जी। ग्वालियर में। घटना हुई थी सवर्ण बनाम ओबीसी की, बिल्कुल हुई थी, जिसमें अंबेडकर जी को लेके एक बड़ा विवाद तैयार किया गया, नैरेटिव बनाया गया और ऐसा दिखाया गया जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय जो हैं वो अंबेडकर जी यानी कि ओबीसी और दलित के खिलाफ हैं। उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो अभी चुनाव लड़े थे दामोदर यादव जी। वो बढ़ चढ़ के आगे आए, उन्होंने सवर्णों को खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला और इधर से सवर्णों के पक्ष में मोर्चा संभाला वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने। अनिल मिश्रा जी को जेल जाना पड़ा। दामोदर जी पे आँच नहीं आई, उनके खिलाफ FIR तक नहीं हुआ। तो जो पूरा रीजन है ना, आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश के कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहां जातिवाद जो है नस नस में भरी हुई है। बिल्कुल, हाँ, कुछ पॉकेट में तो बहुत ज़्यादा ही है, बाकी अब जगह पे तो उन नहीं। पॉकेट में 3 पॉकेट तो बड़े महत्वपूर्ण है, ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जातिवाद मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहता है। बिल्कुल, बहुत सिस्टमेटिक है। मतलब यदि वहाँ कि किसी बच्चे को, जन्म लिए हुए बच्चे को किसी बहुत संपन्न राष्ट्र में आप रख दीजिए, 18 साल वो वहाँ पे पले बढ़े, 18 साल के बाद जब वो अपने गांव में आएगा तो महज 2 साल में जान जाएगा कि हमारे गांव में कौन कौन सी जाति है, कौन ऊंची है, कौन नीची है। तो वो 18 साल के सारे संस्कार भूल जाएगा, 2 साल में वो परफेक्ट हो जाएगा जातिवाद के समीकरणों को लेकर। बिल्कुल सच है। तो ऐसे में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो एक ये घटना है, ये उसी घटना की पुनरावृत्ति साबित हुई जो 2018 में हुई थी। अच्छा। 2018 में शिवराज सिंह चौहान जी ने आरक्षण के मसले पर ग्वालियर में या उसके आसपास के क्षेत्र में उन्होंने कहा था किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण ख़त्म कर दे। वो स्टेट के आरक्षण का विषय था और उसको लेके आप देखिए कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, सारा स्टूडेंट उनके खिलाफ खड़ा हुआ और 18 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो ये भी मुझे लगता है ये जो 2 उपचुनाव हैं और ये 2 उपचुनाव के जो नतीजे हैं, ये ग्रास रूट भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की विफलता मानी जा सकती है, क्योंकि आप टक्कर नहीं कर पाए। आपको चाहिए था कि जिस तरीके से 2 पक्ष थे, या तो दोनों पक्षों के बीच में सुलह कराते या किसी को भेजते सुलह कराने के लिए, या दोनों समाज के बीच में सुलह कराते, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज किए और एक मैसेज ये गया कि आप जातिवादी समीकरण के तहत जो सवर्ण विरोधी कार्य कर रहा दामोदर यादव, उसका आप पक्ष रख रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं और सवर्णों के खिलाफ जा रहे हैं। तो दतिया सीट सवर्णों की सीट है। बिल्कुल, वहाँ जो है 15% ब्राह्मण आबादी है और 15% ST आबादी है। तो ब्राह्मण और ST दोनों इस समय पर किससे नाराज चल रहा है? ओबीसी से नाराज चल रहा, ओबीसी में खास वर्ग से। बिल्कुल। वो वोट जो कभी कांग्रेस के साथ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आया था, इस बार वो फिर से कांग्रेस की तरफ चला गया। बिल्कुल। इस पूरी जो उपचुनाव के बाद की जो स्थिति है, पहले तो एक सवाल ये कि अमूमन जब भी उपचुनाव होते हैं ऐसा माना जाता है कि जो जिसकी सत्ता होगी उसको उसका फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे इस हार के कारण जो आपने जातिगत बताए, क्या मशीनरी पूरी थी भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई, सरकार की लगी मशीनरी पूरी थी, सारे दिग्गज वहाँ उतरे हुए थे और ये नैरेटिव बाहर आया कि नरोत्तम की जो नाराज़गी थी वो भी दिखाई दी हार में।
तो क्या इस सवाल से इत्तेफाक रखते हैं कि नरोत्तम ने इस चुनाव को हरवा दिया? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मत है ये कि भारतीय राजनीति में यानी मौजूदा दौर में ये भितरघात जैसी स्थितियां खत्म हो चुकी हैं। जी किसी भी नेता के अंदर ये हैसियत नहीं बची कि वो मतदाताओं को इधर से उधर ले जा सके। जी मतदाता जागरूक हो गया है। वो कहता है कि हम आपको तो वोट करेंगे, लेकिन आपके कहे से किसी और को वोट नहीं करेंगे। तो नरोत्तम जी के कहने पे पूरा वोट पलट जाएगा ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ एक समीकरण जरूर दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी हारी, नरोत्तम जीत गए। लेकिन यदि नरोत्तम लड़ते चुनाव तो भाजपा और नरोत्तम दोनों के हारने की संभावना थी, क्योंकि अभी भी नरोत्तम के पक्ष में इतना बढ़िया माहौल नहीं है। लेकिन इस चुनाव से कम मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा की साख बच गई, संजीवनी मिल गई, कह सकते हैं। संजीवनी मिल गई। जैसा आप बोल रहे हैं ना कि नरोत्तम जी क्या चुनाव हरा सकते हैं, तो यदि नरोत्तम जी चुनाव हरा सकते हैं तो राजेंद्र भारती भी तो कांग्रेस को हरा सकते थे। जी उन पे भी आरोप लगा, उनकी सदस्यता खत्म हो गई कि भाई आपने भीतरघात किया है। तो भीतरघात शब्द राजनीतिक रूप से एक शब्द रह गया है, उसके कोई मायने जमीनी स्तर पर नहीं बचे। तो नरोत्तम जी ही एक कारण थे, मैं बिल्कुल नहीं मानता। बहुत सारे कारण थे, और बहुत सारे कारण में आपका किसान आंदोलन भी एक कारण था कि ठीक चुनाव के जब सिर पे था तो आपका किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ। आपको ही पता है कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये पूरा किसानों का बेल्ट है, मजबूत बेल्ट है। और आपके मूंग की खरीदी को लेकर इतना बड़ा भोपाल तक पहुंचे, वहाँ नर्मदापुरम भर में उसको लेके नाराजगी, क्योंकि डीएपी और यूरिया खाद का जो सिस्टम बनाया गया, टोकन सिस्टम, उसमें एक दिक्कत है किसान के सामने दिक्कत ये है कि टोकन में यूरिया का टोकन निकल रहा है आपके 10 किलोमीटर इधर, और डीएपी का टोकन निकल रहा है आपके 30 किलोमीटर इधर, दूसरी दिशा में। तो वो दो जगह एक किसान जिसके पास साधन नहीं है वो लेने नहीं जा सकता, और यदि वो लेने जा पा रहा है तो आप सोचिए उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उठाना, मजदूर, समय और लागत दोनों उसकी ज़्यादा होती जा रही है। तो इसलिए ये टोकन सिस्टम के भी किसान नाराज थे और खरीदी को लेके भी नाराज था। तो ये ऐन मौके पे जो किसान आंदोलन हुआ उसका भी इम्पैक्ट था, आपका आरक्षण और यूजीसी वाला भी इम्पैक्ट था, और वहाँ जो जातिगत समीकरण अनिल मिश्रा जी और दामोदर जी कांड बिगड़ा हुआ है उसका भी एक इम्पैक्ट था। ये सारे इम्पैक्ट थे, और नया कैंडिडेट जो आशुतोष तिवारी जी को लाया गया उसका भी इम्पैक्ट था। क्योंकि और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारतीय इतिहास में मैंने आज तक तो नहीं सुना कि एक व्यक्ति के टिकट कटने पर जिला से लेके और मंडल तक की पूरी कमेटी ने त्यागपत्र दे दिया, बगावत कर दिया। बिल्कुल ये पहली बार घटना दतिया में हुई। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई उस समय नहीं हुई थी और जो आशुतोष तिवारी को टिकट देने के खिलाफ बागी होकर सड़क पे उतर आए थे, क्या वो काम किए होंगे? तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी बगावत के बाद भी यदि भाजपा की हार सिर्फ 6000 से हुई बड़ी बात है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकेत है कि आप बिगड़ी हुई चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस चुनाव के बाद एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव की साख दांव पे थी, दूसरी तरफ प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो खंडेलवाल जी हैं, हेमंत खंडेलवाल जी हैं, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल का पहला चुनाव था ये। ठीक है, इसको आप मानते हैं कि एक तरह से उनके अध्यक्षीय कार्यकाल का पहला चुनाव हारना एक उनकी विफलता के रूप में भी देखा जाएगा उस पूरे मामले में? देखिए, सफलता विफलता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो पूरी कमेटी जिसको अभी हटाया गया, पूरी कार्यकारिणी को, ये कार्यकारिणी जो है हेमंत खंडेलवाल जी की गठित की हुई है। अच्छा। तो एक महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे आपको लगता था कि संगठन के लिए सबसे उपयुक्त हैं, एक महीने बाद ही वो चेहरे आपकी नज़र में सबसे खराब क्यों साबित हुए? यानी आपका चयन पहले ठीक नहीं था, चयन गड़बड़ था या तो संगठनात्मक समझ को लेके जरूर सवाल खड़ा हो सकता है जी कि हेमंत खंडेलवाल जी उस समय नहीं समझ पाए क्या, या जिनकी तरफ से नाम रिकमेंड किया गया क्या आंख बंद करके उन्होंने किया? क्या वास्तव में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई कि जो कार्यकर्ता वास्तविक रूप से उसके हकदार थे उनको नहीं दिया गया, सिफारसी लोगों को दिया गया जो आपके लिए घातक साबित हुए? बिल्कुल। तो हेमंत जी के निर्णय पे भी निश्चित तौर पे सवाल उठेंगे, लेकिन ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का मामला है जी। तो सबसे ज़्यादा यदि जिम्मेदारी जाएगी तो जाएगी चीफ मिनिस्टर के ऊपर, बिल्कुल, संगठन के ऊपर कम जाएगी। अच्छा, अब हम उन किरदारों पे आते हैं जब
उपचुनाव हार के बाद मीडिया में वो किरदार किसी किसी रूप में सामने आ रहे हैं। पहला किरदार कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उपचुनाव में जो हारने से कोई सब कुछ नहीं हारा जाता, वक्त है, आगे है, एनालिसिस हम करेंगे। दूसरा किरदार नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने कुशवाहा समाज पे एक टिप्पणी की, बाद में उनको एक पत्र लिखकर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। और तीसरा किरदार नरोत्तम मिश्रा खुद, जो पिछले दिनों दिल्ली आए हुए, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और चौथा किरदार वीडी शर्मा, जिनकी हाल ही में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इन चारों किरदार को इस उपचुनाव के हार के बाद आप किस रूप में देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी जो उपचुनाव हुआ उसमें मेरे पास जो जानकारी है वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र देख रहे थे। दतिया से उन्होंने अपने आप को खुद से अलग कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटी है, वहाँ काम करने के बाद भी आपको लांछन ही मिलना है जी। तो इसलिए कैलाश जी अपने आप को दूर कर लिए थे दतिया चुनाव से। पिछले दिनों जो उनकी भेंट हुई गृह मंत्री अमित शाह जी से, तो अमित शाह जी और कैलाश विजयवर्गीय जी के जो संबंधों को मैं जानता हूँ, तो बांकीपुर और दतिया दोनों चुनाव की ब्रीफ उन्होंने दी है और काफ़ी समय तक दोनों लोग बैठे। अच्छा। अब उस ब्रीफिंग में मुझे नहीं लगता कि कैलाश विजयवर्गीय जी किसी, जो उनका स्वभाव है कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किए होंगे। जी। कैलाश विजयवर्गीय जी ने अमित भाई को वास्तविकता बताई होगी और उस वास्तविकता में कौन किस भूमिका में था, वहाँ किसने क्या किया और पिछला पृष्ठभूमि क्या थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया जी। तो पिछली पृष्ठभूमि से ही बताते हुए आगे तक आए होंगे और हार की स्थितियां स्पष्ट की पूर्ण होंगी। समीक्षा इसको बोलते हाँ, हैं। क्योंकि अमित भाई के और कैलाश जी के कोई आज के संबंध नहीं है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, खुल के बातचीत होती है युवा मोर्चा के समय से। तो वो भेंट मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। फिर दूसरा नरोत्तम जी की आपने बात की कि वो दिल्ली आए और फिर गए। नरोत्तम जी, मैं फिर कहूँगा कि चुनाव में टिकट कटने के बाद भी उनकी जीत हो गई है। ये तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से। और जो जीत हुई है जी, उस जीत के चलते अब उनको राजनीति में सरवाइव करने का एक स्पेस मिल गया है और उसके लिए राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है चर्चा में रहना। यदि वही नरोत्तम जी अपने नवग्रह मंदिर में पड़े रहते या घर में पड़े रहते तो उनकी चर्चा नहीं होती, सिर्फ आलोचना। हम आज बैठ के सवाल भी नहीं कर रहे होते आपसे, सिर्फ आलोचना होती है, अरे नरोत्तम जी गायब हो गए, टिकट कट गया तो नरोत्तम जी राजनीति से गायब हो गए। लेकिन राजनीति में नकारात्मक या सकारात्मक चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन चर्चा में रहना चाहिए। बिल्कुल। तो नरोत्तम जी खुद को भारतीय राजनीति के और मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा में रखना चाहते हैं, इसलिए वो भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल आना जाना कर रहे हैं। नरोत्तम जी बहुत चतुर पॉलिटिशियन हैं। वो क्यों मिलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, वो अमित भाई से क्यों मिलेंगे बिना बुलाए? लोग सवाल करते हैं कि आप आए थे तो आप मिले, आप टाइम मांगे क्या? अच्छा, वो टाइम क्यों मांगेंगे? क्या नरोत्तम जी इतने मूर्ख हैं क्या कि आ बैल मुझे मार? मतलब जिस विधानसभा सीट पे हार मिली भारतीय जनता पार्टी को, उस विधानसभा सीट में वो टाइम मांग के जाएंगे डांट खाने के लिए, डांट खाने के लिए या समीक्षा देने के लिए, और ये भी वो उस बात की पुष्टि करवाएंगे कि हाँ आपने भीतरघात किया, आपने, आपके लोग पार्टी के खिलाफ काम किए। क्यों जाएंगे? और पार्टी की तरफ से उनको अभी क्यों बुलाया जाएगा? देखिए, दोनों समीकरण है, बिल्कुल वाजिब बात। वो क्यों जाएंगे और पार्टी उनको क्यों बुलाएगी? पार्टी किसको बुलाएगी? पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को बुलाएगी, पार्टी मुख्यमंत्री को बुलाएगी, पार्टी हारे हुए प्रत्याशी को बुलाएगी, पार्टी प्रभारी को बुलाएगी। जो वहाँ के प्रभारी रहे इस समय, चुनाव प्रभारी। नरोत्तम की इस पूरे चुनाव में क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, इसलिए चुनाव में थी, लेकिन समीक्षा में तो उनकी कोई भूमिका नहीं। तो पार्टी क्यों बुलाएगी उनको और वो क्यों जाएंगे? इसलिए उनका आना जाना सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा का विषय है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल। तोमर जी टंग स्लिप कर गया या कोई आपकी रणनीतिक समझ थी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी से वहाँ नाराज था और नाराजगी का कारण था एक कुशवाहा व्यक्ति की हत्या, और उसमें जो आरोप लगा हुआ है एक यादव व्यक्ति का लगा हुआ है, और उस यादव व्यक्ति पे जिस पे कुशवाहा समाज से आरोप लगा है वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के साथ पूरे चुनाव में था। उसको लेके बड़ा विरोध भी हुआ, कुशवाहा समाज की नाराजगी उभरी और उसको भी मैनेज करने का प्रयास नहीं किया गया। तो आप सोचिए कि क्षत्रिय वोट, ब्राह्मण वोट, कुशवाहा वोट, तीनों यादव आपके साथ नहीं था,
यादव दामोदर के साथ चला गया। वोट तो कटुआ। ये सारे जो समीकरण हैं वो सारे समीकरण आपके खिलाफ गए, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये सारे विपरीत समीकरण के बाद भी भारतीय जनता पार्टी यदि 6000 वोट से हारती है, पिछली बार से कम मार्जिन से, तो उसको मैं हार के रूप में नहीं मानता। ये ऐसा करेक्शन है जिसको आप कर सकते हैं अगले चुनाव के पहले। मतलब अब ये भारतीय जनता पार्टी के एनालिसिस का सवाल है कि अपना सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ चीज़ों को देखें, थोड़ी सी गलती को सुधार लेना है बस। बिल्कुल। और उस थोड़ी सी गलती को सुधारते ही जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही दतिया, जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में वहां के मतदाताओं ने डाला एक विश्वास के साथ, तो उस विश्वास की बहाली आप पुनः कर सकते हैं। आपको वहां के मतदाता ने एक अवसर दिया, बिल्कुल, कब मार्जिन से हार करा। बिल्कुल। आप एक नाम छूट गया, वीडी शर्मा, जो भी हाल फिलहाल मुलाकात हुई दिल्ली में उनकी अमित शाह से। देखिए वीडी शर्मा जी जो मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो मेरे पास जानकारी है, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे हैं, तो वो मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं है। इस समय पर सदन चल रहा है और सदन के दौरान जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो तमाम सांसदों से मिलते हैं। गृह मंत्री और वीडी शर्मा जी भी अपने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के विषय को लेके, केट बेतबा को लेके प्रधानमंत्री जी से भेंट किए थे। और इनसे कोई राजनीतिक मायने मेरी समझ में नहीं आता कि वीडी शर्मा जी का इन दोनों भेंट के पीछे कोई राजनीतिक मायने। बिल्कुल। अब एक सवाल, जब दतिया उपचुनाव का जो टिकट डिक्लेयर हुआ उसके बाद से एक सवाल उठने लगा कि ये जो एक तरह से प्रयोग था कि नई पीढ़ी को या नए व्यक्ति को मौका देने वाला, प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह की गुंजाइशें नज़र आती हैं सबको कि हरदा की सीट है, वहाँ पे पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल चुनाव हार गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या ये समझा जाए कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो चुनाव है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, उसमें टिकट को लेकर बड़े बदलाव नज़र आ सकते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, आपने कहा कि नए चेहरे को लाने का अवसर है, एक प्रयोग है। ये ऐसा एक प्रदर्शन तैयार किया गया कि आशुतोष तिवारी जी को, यानी नरोत्तम जी के टिकट काट के आशुतोष जी को लाया गया कि नए लोगों को अवसर दिया जा रहा। मध्य प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र है रैगांव। हाँ जी, सुरक्षित सीट है जी। 2018 में उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, वो सीट कांग्रेस की है जी। परंपरागत तरीके से वहाँ कांग्रेस जीती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक चेहरा था जो वहाँ कांग्रेस को हराता था, और उनका नाम था जुगल किशोर बागरी जी। 2018 में उनकी आयु थी 85 साल, बीमार थे, आधे समय अस्पताल में रहते थे, आधा समय घर पे रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, हाथ जोड़े कि आपको चुनाव लड़ना। वो बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोले नहीं, आपको लड़ना है। और जुगल किशोर बागरी को घर में आकर भारतीय जनता पार्टी ने 85 साल की एज में टिकट दिया। जुगल किशोर बागरी चुनाव लड़े, कांग्रेस हारी, जुगल किशोर बागरी जीते, और बीच में उनका निधन हुआ और मध्यावधि चुनाव हुआ। और मध्यावधि चुनाव में नया चेहरा के रूप में एक लड़की को लाया भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव हार गई। उनका नाम था प्रतिमा बागरी। देखिए, ये नैरेटिव होता है और ये प्रदर्शन होता है। पार्टी जब कहीं पे कोई फैसला कर लेती है तो उसको सिद्ध करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का फैसला किया, तो उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए? क्योंकि हम अपने निर्णय को जस्टिफाई करेंगे, कार्यकर्ता और मतदाता को मैसेज करेंगे, तो वो सारा चीज़ करने के लिए कहा गया। जैसे हर राजनीतिक दल में देखिए, कहा जाता है कि भाई ग्रास रूट से नाम आता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं टिकट का दावेदार हूँ, तो मुझसे कहा प्रदेश के नेता या राष्ट्रीय नेता कहेंगे कि एक बार जिला से नाम भिजवाइए, तो मैं पूरी मशक्क़त करूँगा कि जिला से नाम आ जाए। फिर जिला अध्यक्ष को पूरा हाथ पैर जोड़ के मैं नाम भिजवाऊंगा। फिर प्रदेश वाले बोलेंगे कि जिला से भिजवाने के बाद फिर मैं यहाँ से रिकमेंड कर दूंगा सेंटर के लिए। फिर एक चुनाव समिति टाइप की बनती है, फिर कहते हैं चुनाव समिति ने आपका नाम काट दिया, इसलिए हम नहीं भेज पाए। सर्वे के नाम आ जाते हैं, फिर कहा जाता है कि आपका नाम सर्वे में नहीं है। मैंने तो भाई ऐसी टिकट देते हुए देखा है इसी दिल्ली में 11 अशोक रोड में कि दूसरी पार्टी से आई हुई एक नेता थी, उनका टिकट पहले घोषित हो गया और सदस्यता बाद में हुई। अच्छा जी, मैं नाम नहीं लूँगा। और बाद में जब टिकट की घोषणा, मैंने सोच लीजिए कि वो बस इंटर दबाने वाला था, तभी हल्ला मचा कि अरे बल्कि रिलीज मत करना अभी लिस्ट। फिर आनंद फानन में उनका रसीद काटा गया, बुके पकड़ा गया, गमछा पकड़ाया गया। उसके बाद सदस्यता हुई, तब जाके टिकट डिक्लेयर। उसके बाद वो इंटर पे क्लिक मारा तो सब जगह वो लिस्ट पहुंची मीडिया में। इसलिए ये बेईमानी है। ये
पर्दे के पीछे खेल दूसरा कार्यकर्ताओं है। के नेताओं का असंतोष कम करने का एक टूल है कि आप यहाँ से नाम भिजवाइए, यहाँ से आपका सर्वे में नहीं, 3 सर्वे हुए, तीनों सर्वे में आपका नाम नहीं। सर्वे मैनिपुलेट होते हैं। हाँ, देखिए टिकट दिया जाता है आपकी प्रतिभा, आपके समीकरण, आपकी जाति, ये सारे चीज़ों को, फंडों को देखने के बाद टिकट दिया जाता है कि आपके अपने वोट हैं क्या 10-5 हज़ार, हमारी पार्टी का वोट उसमें जुड़ जाएगा तो क्या आप जीत सकते हैं? हाँ जीत सकते हैं, तो आपकी टिकट पक्की। अच्छा, देखिए सारा गणित होता है आपका जीत हार का, क्योंकि विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ आपकी उपयोगिता सिर्फ संख्या बल के रूप में है। हाँ बिल्कुल, उसके बिना तो इसके कुछ अलावा है ही आपकी कुछ, कोई बिल्कुल, उपयोगिता नहीं है। बिल्कुल। और आपके लिए ये क्या उपयोगिता है कि आप विधायक या सांसद बन गए हैं तो 5 साल तक आपके अपने समीकरण सिद्ध रहेंगे। पार्टी को सिर्फ गिनती कराना है, जब जरूरत पड़ेगी उस समय पर हम आपकी गिनती करा सकें, इसके लिए आपकी उपयोगिता है। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि बिना विचारधारा वाले को पार्टी में ले आए, सांसद बना दिए, विधायक बना दिए, उसका विचारधारा से लेना देना नहीं है। जितना कैंडिडेट चाहिए साहब वहाँ तो उनको संख्या बल बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए कि संख्या बढ़ा सकता है तो आधा तुम्हारा आधा हमारा, जीत के आओ और बैठ जाओ। यह है पूरा सीधा गणित है जी, इसके अलावा कोई गणित नहीं है इसमें। इसलिए जो वैचारिकता की बात करते हैं कि वही वो कांग्रेस से आया, वो समाजवादी पार्टी से आया, इस पार्टी से आया, वो वैचारिक देखिए, कल तक तो वो भाजपा को गाली दे रहा था, दे गाली। आज हमारे लिए है ना संख्या के हिसाब से, आज ये बताइए परिसीमन बिल आने वाला है, हमको 360 की संख्या चाहिए, तो उसमें जो 20 सांसद टूट के आए हैं तृणमूल कांग्रेस से, तो हम बोल दें कि वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, इनके वोट हम नहीं लेंगे, हम नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल, वो तो हो ही रही, बकायदा बैठकें हो जो रही हैं। डीएमके मलेरिया डेंगू हमारे यानी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को मलेरिया डेंगू कह रहा है, कल को यदि सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम कह देंगे कि ना ये तो मलेरिया डेंगू कहता है हिंदुत्व को। नहीं, इसके पहले भी जो सरकार बनी 2018 के बाद टूट हुई, और जो जितना बड़ा दल सिंधिया जी लेके आए दलबल के साथ में, हाँ। कौन सा वैचारिक जो था नजदीकिया थी किसी की, आज भी नहीं है ना पहले थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए वैचारिकता का इससे मतलब नहीं, वैचारिकता का मतलब होता है जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के कोर में है, वो वैचारिकता वहां देखी जाती। सांसद विधायक में वैचारिकता नहीं देखी जाती। आप याद करिए 2014 के बाद कितने सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे दलों से आए हुए थे और ऐसा बता रहे थे जैसे उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ काम किया हो। मुख्यमंत्री के चेहरे सामने हमारे सर, 2-3 स्टेट में बाहर के आए हुए मुख्यमंत्री बैठे हैं हमारे सामने। अभी फिलहाल हमारे मध्य प्रदेश के एक सांसद जी अपने घर के सामने लिखवाए हुए थे, एक बोर्ड लगाए हुए थे, लंबे समय तक लगा के रखे थे, दीनदयाल जी के लोग। अच्छा, हाँ, और दूसरी पार्टी से आए हुए थे। तो ये वो दिखा रहे हैं कि हम वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है, भाजपा नहीं मान रही। उनके कोर लोग अपने हैं जिसको उनके अपने सिस्टम में अपने लोग हैं जो वैचारिक होते रूप हैं या से जो आगे बढ़ाने संगठन से वाले, निकले। आगे बढ़ाने वाला एक सिस्टम है उनके पास। उस सिस्टम से वो काम करवाते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, पूरा एजेंडा वो सेट करते हैं, बाकी ये संख्या बल है। हाँ, मतलब जो संगठन है अलग अलग छोटे स्कूल कॉलेज से लेके आगे तक जो बढ़ते आते हैं। तो सर, इस पूरे वार्तालाप को आखिरी में एक सवाल से खत्म करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद उपचुनाव की हार, तमाम नेताओं का दिल्ली भ्रमण, इस सबके बाद आप आने वाले चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बदलाव आपको दिखाई देता नजर आता है, और किस रूप में आता है? देखिए, चर्चा है, मेरे पास जानकारी नहीं है, और चर्चा ये है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने मुख्यमंत्री बदल सकती है। उन 5 राज्यों में आपके मध्य प्रदेश भी है, उसमें उत्तराखंड भी है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है, और उसमें आपके उड़ीसा भी है, और उसी के साथ मध्य प्रदेश भी है। और उसका कारण ये माना जा रहा है कि स्वीकार्यता नहीं बना पाई ये लोग। भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, भाजपा जीती, लेकिन वो अपना चुनाव हार गए। उसके बाद उनको रिपीट किया गया। बिल्कुल। तो रिपीट करके मुझे लगता है उनको फिर से अवसर दिया गया कि आप सारी चीज़ों को सुधार, आने वाले समय के लिए आप तैयारी करें अपना। मतलब भारतीय जनता पार्टी को मैं गलत नहीं मानूंगा, उसने अवसर दिया कि आप सुधार लें, लेकिन वहाँ बहुत सारी दिक्कतें पुष्कर सिंह धामी के कार्य काम काज को लेकर। देखिए, यहाँ पे व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है आपका कामकाज। उनके कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी, तो वो नाराजगी ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन जाए, घातक बन जाए, इसलिए चर्चा है कि शायद पुष्कर सिंह धामी को बदला जा सकता। ठीक है। इसी तरह से आपके विष्णुदेव साय जी बहुत सहज सरल व्यक्ति हैं, लेकिन कामकाज को लेकर आप देखिए, क्या वो भूपेश बघेल का सामना करने की स्थिति में हैं? बिल्कुल भी नहीं है।
तो अगला चुनाव तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में होगा। टी सिंहदेव भी अब बाहर हो चुके हैं, तो क्या भूपेश बघेल बनाम विष्णुदेव साय में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करा पाएगी? नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय को बना के साफ मैसेज किया है कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जो उन पे एक लांछन था कि आदिवासी राज्य में सवर्ण मुख्यमंत्री बनाया गया, भाजपा ने उस लांछन को मिटा दिया। ठीक है, अब फिर से बदल दिया जाएगा, ऐसी चर्चा। ठीक है। उड़ीसा जैसे राज्य जहां बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीती, वहां मोहनदास मांझी को बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा है कि नहीं, ये प्रयोग हमारा ठीक नहीं था। वहां सिंहदेव जी को बनाया जाने की संभावनाएं थी। तुलना तो पटनायक से ही है। हाँ, नवीन पटनायक जी से ही है। हाँ, तो उनको बनाए जाने की संभावना थी, लेकिन राजनीतिक उठक पटक के चलते उनका नाम कट गया और मांझी जी को लाया गया। तो उड़ीसा की स्थितियां भी भारतीय जनता पार्टी महसूस करे कि हमें कोई नया नेतृत्व के हाथ में देने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी आज यदि पूरा, आप तो मध्य प्रदेश के ही हैं, पूरे समीकरण के यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के पास जो पहली कठिन परीक्षा है वह है स्थानीय निकाय चुनाव की। और यदि स्थानीय निकाय चुनाव तक मोहन जी रहेंगे, मैं तमाम जिले ऐसे बता सकता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, पार्षदों के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, विधायकों के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। उसमें विधायकों का दोष नहीं, विधायक कहता है कि प्रशासन हमारा काम नहीं सुनता, हमारी बात नहीं सुनता, फ़ोन नहीं उठाता। मोहन जी खड़े हुए कहते हैं कि नहीं, सबकी बात सुनी जाएगी। तो ये ऐसी विसंगतियाँ हैं जिससे मतदाताओं में नाराज़गी है, और नाराज़गी क्रोध में परिवर्तित हो, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन कर सकती है। तो अब आप इसी से एक सवाल निकला कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति में जब शिवराज सिंह चौहान वाला समय आया तो एक ओबीसी मुख्यमंत्री के रूप में वो समय निकल के आया। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाला समय ओबीसी मुख्यमंत्री के रूप में रह सकता है या कोई एक सवर्ण चेहरा भी हमें नज़र दिखाई दे सकता है? आपके अब तक के चुनावी अनुभव और पत्रकारिता अनुभव के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं? 2003 में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती थी दिग्विजय सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यदि कांग्रेस को परास्त करना है, यानी दिग्विजय सिंह की सरकार को उखाड़ना है, तो हमें एक नया समीकरण बनाना पड़ेगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में ओबीसी ब्राह्मण गठजोड़ बनाया, क्योंकि सारा जो मध्य प्रदेश का मतदाता था, वो मतदाता जो है उसके दिमाग में बैठ गया था कि हम लोगों के शोषण का कारण क्षत्रिय है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नया प्रयोग किया ओबीसी और ब्राह्मण का, क्योंकि ये दोनों अपने आप को, वो क्षत्रिय शोषित कर रहा था नहीं कर रहा था ये मायने नहीं रखता, उनका मानस बना दिया गया था कि क्षत्रिय आपका शोषक है। तो दलित जब देखा कि भाई ब्राह्मण और ओबीसी का गठजोड़ हो रहा, तो उसने अपने आप को एसोसिएट किया, और उमा भारती जी के चेहरे को मध्य प्रदेश में उतारा गया, और वो बढ़िया प्रचंड जीत हासिल की। उमा भारती जी का चेहरा इसलिए भी मुफीद था मध्य प्रदेश में क्योंकि उमा जी ओबीसी भी थी और सन्यासीन भी थी, यानी कि ओबीसी में लोधी, कुर्मी, काछी के लिए परहेज नहीं थी, और ब्राह्मण के लिए इसलिए परहेज नहीं थी क्योंकि वो सन्यासीन थी। बिल्कुल, राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये जो प्रयोग था मध्य प्रदेश में वो बड़ा सफल रहा, और वो प्रयोग का फसल ऐसे लहलहाया कि उमा जी को हटा के फिर बाबूलाल गौर जी को लाया गया, वो भी ओबीसी, फिर बाबूलाल गौर जी को हटा के लाया गया शिवराज सिंह चौहान जी को, वो भी ओबीसी। शिवराज सिंह चौहान जी की जाति कोई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ओबीसी, और फिर शिवराज सिंह चौहान जी को हटा के मोहन यादव जी को लाया गया, वो भी ओबीसी। लेकिन अब जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उस समीकरण मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी फिर कोई नया प्रयोग भी कर सकती है। मेरी आपकी संभावनाएं हैं कि जो प्रयोग 3 में किया गया था 2003 में, तो नया प्रयोग भी 27-28 के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कर सकती है। वो नया चेहरा नए स्वरूप में दिखाई दे सकता है, नया चेहरा, नए समीकरण, नई जाति। मतलब अब आपको क्या करना है ना कि आपको नया समीकरण देना है। जिस ओबीसी और ब्राह्मण गठजोड़ को आपने बना के इतने समय तक 15 साल शासन किया, वो ओबीसी और ब्राह्मण गठजोड़ में थोड़ा सा दरार आ गई है यूजीसी को लेके और आरक्षण को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको यूजीसी और आरक्षण की दरार यदि भरना है तो आपको इन दोनों के स्वीकार करने वाला चेहरा चाहिए। बिल्कुल, एक नया प्रयोग, फ्रेश चेहरा और नई जनरेशन का
आकलन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में 2003 के बाद शायद फिर से एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बिल्कुल। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय मध्य प्रदेश की राजनीति में किस रूप में दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी क्या प्रयोग करती है। जैसा कि शुक्ल जी ने बताया कि कई सारे आंकड़े इस तरीके पे संकेत दे रहे हैं कि आने वाला चुनाव जो है उसके पहले एक फ्रेश पार्टी का चेहरा, कुछ बड़े बदलाव, कुछ ऐसी चीज समझ में आ सकती हैं, दिखाई दे सकती हैं जो इतिहास की पुनरावृत्ति के रूप में नजर आएगी। ये वक्त बताएगा कि मध्य प्रदेश में क्या होगा। आप बने रहिए अमर उजाला के साथ में। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।